दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विद्या गुरु यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आपको जैसा कि सर्वविदित है कि हमारी कोचिंग यूपी ट्रिपल एससी पैड के लिए एक ऑनलाइन बैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अब तक आपको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और हमने आपको हमारे जो मैथ्स गुरु कहे जाते हैं, यानी मैथ्स से हमारे जो टीचर हैं श्री अनिल सर, उन्होंने आपको डीआई के बारे में पढ़ाया। और डीआई की पिछली कई वीडियो आपने देखी कि अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन पर जाके एक बार उन्हें देख लें। 20 नंबर की डीआई आनी है तो वो आपको एक वीडियो में शामिल कर दी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जो स्टार्ट यानी संविधान को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो संविधान में क्या क्या हमारा काम है, कैसे हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में बात करें अगर हम तो हम लोग शुरू कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में स्टार्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के क्रम में क्या हुआ कि हमारे संविधान में शुरुआत में यानी मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8। बाद में हमारे संविधान में यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं हमारी, उनकी संख्या हो गई 11। तो इस तरह से 12, इस तरह से हमारे संविधान में अनुसूचियां जुड़ी, यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची नई जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची नई जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची नई जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची नई जोड़ी गई। तो इस तरह से हमारे संविधान में क्या हुआ कि 4 अनुसूची। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने विद्या गुरु यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आपको जैसा कि सर्वविदित है कि हमारी कोचिंग यूपी ट्रिपल एससी पैड के लिए एक ऑनलाइन बैच को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अब तक आपको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और हमने आपको हमारे जो मैथ्स गुरु कहे जाते हैं, यानी मैथ्स से हमारे जो टीचर हैं श्री अनिल सर, उन्होंने आपको डीआई के बारे में पढ़ाया। और डीआई की पिछली कई वीडियो आपने देखी कि अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन पर जाके एक बार उन्हें देख लें। 20 नंबर की डीआई आनी है तो वो आपको एक वीडियो में शामिल कर दी गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जो स्टार्ट यानी संविधान को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो संविधान में क्या क्या हमारा काम है, कैसे हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में बात करें अगर हम तो हम लोग शुरू कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में स्टार्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के क्रम में क्या हुआ कि हमारे संविधान में शुरुआत में यानी मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8। बाद में हमारे संविधान में यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं हमारी, उनकी संख्या हो गई 11। तो इस तरह से 12, इस तरह से हमारे संविधान में अनुसूचियां जुड़ी, यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची नई जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची नई जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची नई जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची नई जोड़ी गई। तो इस तरह से हमारे संविधान में क्या हुआ कि 4 अनुसूचियां हमारे संविधान में जुड़ गई। तो बात कर लें अगर हम 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई। एक ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत की मतलब पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो उसी समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के द्वारा
हमारी जो पंचवर्षीय 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसी समय पंडित नेहरू पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी थे। इसके बाद दोस्तों 9वीं अनुसूची जो थी ये भूमि संबंधी कानून के तहत जोड़ी गई, यानी भूमि संबंधी मामले होते हैं हमारे, भूमि संबंधी जो मामले होते हैं, इन मामलों के तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची आई, तहत इसको जोड़ा गया। इसके अलावा 9वीं अनुसूची में एक रूल और आया कि इस अनुसूची में अगर कोई भी मामला डाल दिया जाए, कोई भी मामला शामिल कर दिया जाए तो उसके तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते, दोस्तों ये रूल आया था, लेकिन इसको वक्त के साथ बदल भी दिया। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको कब बदला, क्यों बदला और क्या ऐसे कारण थे कि इसको बदलना पड़ा। तो कोई भी मामला इसमें शामिल कर दिया जाए तो इसके तहत आप कोर्ट नहीं जा सकते। 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन करके लाई गई थी, यानी हमारा जो पहला संविधान संशोधन था उसके तहत, संशोधन के तहत इसको लाया गया था। 9वीं अनुसूची भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया। अब मैं अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची क्या है? 10वीं अनुसूची हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयाराम। हरियाणा के विधायक थे जिनका नाम था गयाराम। इन्होंने एक दिन में 4 बार पार्टी बदली। जब इस पार्टी को इन्होंने एक दिन में 4 बार बदला तो इनके नाम पर एक रूल आ गया, एक नियम आ गया, आयाराम गयाराम। इनके नाम पर क्या आ गया? एक रूल आ गया, आयाराम गयाराम। सुनो यहां से ना एक शॉर्ट, इनके नाम पर एक रूल आ गया, आयाराम और गयाराम। अब बेटा हुआ क्या जाने लगा कि आयाराम गयाराम का रूल आने लगा, तो तत्कालीन सरकार ने 1985 में, राजीव गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल कानून को लेकर आए, दल बदल कानून को लेकर आए। इस कानून के तहत भारत में दल बदल कानून पर रोक लग गई, यानी जो दल बदलने वाले लोग हैं दल बदल पर रोक लगा दी गई, यानी जो भारत में जो दल को बदलने वाले लोग होते हैं उनको इस कानून के तहत क्या कर दिया गया? रोक लगा दिया गया। और बेटा ये सारा रूल जो आया वो 52वां संविधान संशोधन में आया, 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में श्री राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इस कानून को लेकर आए और इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति दल को बदलता है तो उस पर रोक लगा दी जाती है, अर्थात उसके पद को समाप्त कर दिया जाता है। अगर वो विधायक है, सांसद है, तो उसके पद को क्या कर दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची आई। 11वीं अनुसूची एक ऐसा भारत के संविधान का मील का पत्थर साबित हुआ जिसके तहत सामाजिक ताना बाना, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक विचार, सामाजिक दर्शन, सामाजिक धर्म, सब पर ऐसी चोट पहुंची जिससे भारत में आधुनिक भारत के जन्म हुआ और ग्रामीण पृष्ठभूमि शहरी पृष्ठभूमि में धीमे धीमे बदलती चली गई। 11वीं अनुसूची भारत की एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुई जिसमें महिलाओं को विचार रखने का, महिलाओं को सशक्त करने का, महिलाओं को राजनीति से जोड़ने का और इस समाज के जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए लोग थे उन्हें इस समाज की मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास 11वीं अनुसूची ने किया।
मेरे प्यारे दोस्तों, 11वीं अनुसूची भारत के संविधान का वो पत्थर थी, वो सपना थी, वो राजनेता महात्मा गांधी की विचार थे, जिसके तहत ये कहा गया कि अगर 11वीं अनुसूची भारत के तहत संवैधानिक दर्जा मिल जाए तो भारत में तेजी से भारत के हर वर्ग को सम्मान की दृष्टि से, हर जाति को सम्मान की दृष्टि से और हर छोटे बड़े लोगों को भारत के विकास की दृष्टि से जोड़ा जा सकेगा। इसी के तहत भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची आई। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं। इसी के तहत भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची आई। तो 11वीं अनुसूची में पहला काम क्या हुआ दोस्तों? 11वीं अनुसूची में आर्टिकल नंबर 40 के तहत इसको लागू किया गया। आर्टिकल 40 भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में कहा गया पंचायती राज व्यवस्था, और इसी पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू करना था। तो इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए श्री राजीव गांधी की सरकार ने 2 समितियों का गठन किया। एक समिति का नाम था पीके थोंगन समिति, पीके थोंगमन समिति, और दूसरी समिति का नाम था एलएम सिंघवी समिति, एलएम सिंघवी समिति। इन दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, इस संवैधानिक दर्जा पंचायती राज व्यवस्था को आर्टिकल 40 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत मिला है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आते हैं। इसके तहत ये दर्जा उन्हें मिला। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि मैं 9वीं अनुसूची बिगाड़ रहा हूं। यहाँ पे हम आपको 11वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। उम्मीद है आपने उसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमारी जो 11वीं अनुसूची है, उस 11वीं अनुसूची में सबसे पहला काम क्या हुआ कि इसको तत्कालीन राजीव गांधी ने इसको पास तो किया, परंतु राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो पाया। इस वजह से इसको पास नहीं किया गया। तो दोस्तों, 11वीं अनुसूची में पहला रूल क्या आया? 11वीं अनुसूची में फिर उस समय हमारे जो पीएम थे नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इस नरसिम्हा राव ने, यानी यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने क्या किया? इनको लागू किया और भारत में एक संविधान संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में लाया गई। वित्तीय वर्ष 92-93 का चल रहा था, तो 1992-93 में इसको लाया गया। और इस संविधान संशोधन के तहत भारत में 11वीं अनुसूची को लागू किया गया। 11वीं अनुसूची जैसे ही लागू हुई तो इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद, संवैधानिक दर्जा के बाद इसको लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। इसको लागू करने वाला पहला जो राज्य बना वो दोस्तों मध्य प्रदेश बना। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप लोग राजस्थान का नागौर जिला बार बार पढ़ते हो, तो बेटा राजस्थान का नागौर जिला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला जिला था, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद इसको लागू करने वाला पहला जिला एमपी है, मतलब पहला राज्य एमपी है। राजस्थान पहला राज्य था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को लागू करने वाला, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के बाद पहली बार लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। पहली बार चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे। इस पंचायती राज व्यवस्था में आर्टिकल नंबर 243 ए से लेके 243 ओ तक रूल्स लागू किए गए। इसके अलावा इसमें 29 विषय ऐसे थे जिन पर पंचायत राज व्यवस्था क्या कर सकती है?
कानून बना सकती है, यानी 29 विषय इस पर बनाए, 29 विषय इसमें शामिल किए गए और इस पर पंचायती राज व्यवस्था कानून बना सकती है। दोस्तों इसको संविधान के भाग नंबर 9 में लागू किया गया, भाग 9 में इसको लागू किया गया। तो इस तरह से भारत में पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। अब हम अगर बात करें 12वीं अनुसूची थी जो इसी के सिमिलर है और कोई भी इसमें अंतर नहीं किया गया, यानी दोनों एक साथ लागू की गई, तो इसी के सिमिलर आती है हमारी भारत की 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची में क्या था, अगर हम बात कर लें 12वीं अनुसूची की, तो मेरे दोस्तों इस अनुसूची में नगर प्रशासन लागू किया गया, नगर प्रशासन। और उस समय जो तत्कालीन पीएम थे वो नरसिम्हा राव ही जी थे, नरसिम्हा राव ही थे। और इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया और इसको लागू 1992-93 में किया गया, इसको 92-93 में लागू किया गया। अब कभी कभी ऑप्शन आ जाए तो 92 आप इसको लगा दीजिए, 93 आप इसको लगा दीजिए, बात एक ही है। तो 92-93 में इसको लागू किया गया। दोस्तों नगर प्रशासन में अगर हम बात करें तो इस प्रशासन में आर्टिकल 243 ये ओ तक है, तो यहाँ पी से लेके जेड तक इसको शामिल किया गया। आर्टिकल 243 पी से लेके जेड इसको शामिल किया गया और इसको संविधान के भाग नंबर 9A में इसको शामिल किया गया, संविधान के भाग नंबर 9A में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। इसके अलावा इसमें 18 विषय बनाए गए जिन पर सरकार कानून बना सकती है, 18 इस पर विषय बनाए गए और इन 18 विषयों पर लागू करने का काम कौन करेगा, नगर प्रशासन करेगा। और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस तरह से भारत में 12वीं अनुसूची लागू कर दी गई। अब 12वीं अनुसूची जो लागू की गई, तो 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दो। पहली कि एक ऐसा निकाय है जिसमें महिलाओं को 1/3 का आरक्षण है सीटों पर। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में सेकंड शिफ्ट में कल पूछा गया। एक ऐसा निकाय है जिसमें मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत का कौन सा ऐसा निकाय है जहां महिलाओं को 1/3 आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा निकाय है जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण का दर्जा दिया गया, नगर प्रशासन हो या शहर प्रशासन। अगर कोई हमारा यूपी वाला बच्चा है तो याद रखना कि जिला पंचायत में, यानी यूपी के लिए एक पॉइंट लिख लेना आप कि जिला पंचायत में महिलाओं को 50% का कोटा मिला हुआ है। जिला पंचायत में, यूपी में जिला पंचायत जो होती है उसमें महिलाओं को 50% का आरक्षण है। तो ये यूपी के लिए एक पॉइंट है। यूपी वाला बच्चा हमारी वीडियो ज्यादा देखता है इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि यूपी में 50% का आरक्षण है जिला पंचायत में। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/3 का आरक्षण इसमें दिया गया। दूसरा ये है कि ये लोकतंत्र विकेंद्रीकरण पर काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण पर क्या करती है, ये काम करती है। अब लोकतंत्र विकेंद्रीकरण पर जब ये काम करती है तो तीसरा इसमें एक और पॉइंट जो पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा ये कि एक कौन सी समिति के द्वारा लागू किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू की गई थी। यानी सबसे पहले की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले इसको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया। और इसकी रिपोर्ट को लागू करने वाला अभी मैंने आपको बताया कि पहला जो राज्य है वो मेरे प्यारे दोस्त कौन सा है, राजस्थान है। पहला राज्य हमारा राजस्थान का नागौर जिला है। तो इस तरह से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और इस पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन के नाम से भी हम जानते हैं। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन के नाम से, स्वशासन इसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। और इसको लागू करने वाला पहला व्यक्ति जिसका नाम था रिपन, रिपन ने इसको भारत में पहली बार लागू किया। इतने ही क्वेश्चन आपके सफिशिएंट हैं यूपी SSC पैड के लिए। वैसे तो ये बहुत डिटेल मैटर है और जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा भी डिटेल मैटर, जब आप जानते हैं पैट में एक अच्छा सिलेबस है स्थानीय स्वशासन का,
तो स्थानीय स्वशासन यही है। मैं इसको आपको आगे बताऊंगा, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी अनुसूची के तहत इसको मैंने जोड़ा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे 9, 10, 11 और 12 अनुसूची हमारे संविधान में शामिल की गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? आप देख रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में भी बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताए हैं। अभी आज की क्लास में आपने देखा, मैंने 4 क्वेश्चन आपको ऐसे बताए जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है। और आप हमारे विद्या गुरु क्लासेस ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा प्ले स्टोर पे आप जाइए, हमारा ऐप है, वहां पे सारी क्लासेस पेड बैच चल रहे हैं। आप पेड करेंगे और आपको सारे क्लासेस के बैच मिल जाएंगे, किसी भी भाषा में, जौन सी भाषा में आप पढ़ना चाहें, बायलैंग्वेज बैच आपको मिलेंगे। इसके अलावा विद्या गुरु क्लासेस के आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे नोट्स इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अब मेरी जो इसके बाद हम लोग आगे संविधान की वीडियो बनाएंगे, इसके बाद संविधान के बारे में और आगे भी बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमस्कार।